नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए और इसके फायदे क्या होते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अनुसार ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए एक कोई भी व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट और घोषित करने वाले को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। वो प्रिंसिपल के बदले कोई डीड भी साइन कर सकता है। ये फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। एजेंट का पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट पीओए के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। उसके फैसले से प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो एजेंट को हर्जाना देना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार की जा सकती है। रजिस्ट्री के बदले पीओए का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालातों में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या दूसरी वजहों से कोर्ट जाने की प्रक्रिया से बचना चाहता हो या अहम फैसले लेने में सक्षम ना हो लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषपाल सिंह जी। ऋषपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी पर कानूनी जानकारी के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर कानूनी सहायता, राय मशवरा ले सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 937, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले ऋषपाल जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। देखिए वक्त, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए जो है वो अपने आप में अगर उसको सामान्य भाषा में समझा जाए या इस तरह की उर्दू भाषा में जो इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, मुख्तियारनामा जो होता है, किसी को अपनी पावर डेलीगेट करना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी संपत्ति की या कोई और पावर अपने पास निहित है, यानी ऐसा प्रिंसिपल जिसके पास कोई ना कोई अधिकार है और वो किसी भी वजह से, कोई कारण हो या उसकी अपनी इच्छा हो, उस वजह से अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए किसी और व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी पावर को अटॉर्न कर देता है, यानी अपनी पावर को ट्रांसफर कर देता है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे आपने भी बताया कि जो संपत्ति के जो चलन के लिए, संपत्ति के इस्तेमाल के लिए हो सकती है, इसके अलावा और बहुत सारे पर्पज होते हैं जिनके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है। क्योंकि इस वर्ड को अगर हम समझेंगे तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी जो पावर्स है उन पावर्स का ट्रांसफर है। वो प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और प्रॉपर्टी के अलावा कोई और भी अधिकार जो है उनके लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है। तो इस तरह का मुख्तियारनामा, यानी एक व्यक्ति अपनी जो भी पावर्स है उन पावर्स को दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरे व्यक्ति ऐसे ही इस्तेमाल करता है जैसे कि प्रिंसिपल हो, उसी कैपेसिटी में इस्तेमाल करता है। और पावर अटॉर्नी जब दी जाती है तो वो पूरे डिफाइन होती है कि पावर अटॉर्नी आपको किस एक्सटेंट तक दी जा रही है। तो ये अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी स्थिति में देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या मान लीजिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो मेन मुख्य आदमी है या मालिक नहीं आ सकता, तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी को उन आदेशों को पारित करने के लिए जो है पावर दी जाती है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है। जी ऋषपाल जी, अगर ये भी जानना चाहें कि पावर ऑफ अटॉर्नी कितनी तरह की होती हैं तो ये भी आप समझा दीजिए। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी को जनरल सेंस में समझने की कोशिश करें वक्त, तो आप समझेंगे कि जैसी जैसी हमारी आवश्यकताएं होती हैं वैसी वैसी हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। सामान्य तौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी को हम सबसे पहले दो भागों बांटते हैं, जिसको आपने बहुत सामान्य सुना होगा। एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। यानी जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उसके अंदर जनरल किसी भी प्रॉपर्टी या किसी कार्य संबंधित सारे अधिकार दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बेचने के, खरीदने के, उसको साफ सफाई कराने के, उसे बिजली पानी लगवाने के, उसमें माली मरम्मत कराने के, उसके अंदर उसके जो केसेस है उसमें अपेयर होने के लिए
जितने सारे अधिकार होते हैं उन सारे अधिकारों को जो इस्तेमाल करने के लिए जो दस्तावेज बनता है वो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ये चाहता है कि वो किसी भी अपने एजेंट को कोई खास अधिकार दे, वो ये अधिकार दे कि वो व्यक्ति केवल एक दिन जाए और उसकी जगह पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट केवल साइन करके आ जाए, जी या वो ये अधिकार दे कि भाई वो केवल वो व्यक्ति जो मेरा एजेंट है वो उस प्रॉपर्टी के अंदर केवल मरम्मत करा सकता है, या मान लीजिए कोई और अधिकार देता है कि मेरे बहुत सारे बैंक अकाउंट है, मेरे एक बैंक अकाउंट में केवल पैसे जमा करने का अधिकार मैं उसको दे रहा हूँ। तो ये ऐसे अगर मान लीजिए कोई विशेष अधिकार है, कोई स्पेशल है, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, किसी खास पर्पज के लिए कराई गई है। बहुत सारा आपने देखा होगा प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराने के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि इसी काम के लिए जो है आपको किसी व्यक्ति को अपेयर होना है, मान लीजिए एजेंट नहीं हो सकता तो वो बीमार है या कोई और बहुत सारे रीजन है उस वजह से, तो ऐसी स्थिति में स्पेशल कॉज के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, और जनरल कॉज के लिए यानी जनरल बहुत सारी बातों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप हो सकते हैं। वो मान लीजिए कुछ समय के लिए हो सकती है, एक समय है कि मान लीजिए 1 साल के लिए, 1.5 साल के, 2 साल के दी गई है, या जो प्रिंसिपल जब तक जिंदा तब तक दी गई है, या पावर अटॉर्नी जो है वो किसी खास मकसद के लिए दी गई है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन आ रहा है कि जब तक इलेक्शन है तब तक के लिए आपकी पावर अटॉर्नी है, किसी घटना पे आधारित है कि भाई जिस दिन जब तक वो चीज वो इवेंट हो जाएगा तब तक की पावर आपको है, जैसे वो इवेंट खत्म हो जाएगा आपकी पावर खत्म हो जाएगी। तो बहुत हद तक अगर हमें इसे समझना है तो जैसी जैसी हमारी आवश्यकताएं होती है वैसी वैसी पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तियारनामा बनाया जाए। बिल्कुल ऋषिपाल जी, अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हम पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक वैध रहता है और किन हालातों में ये अवैध हो जाती है? देखिए, सामान्यतः वक्ता आप समझिए एक प्रिंसिपल है, वो अपनी शक्ति किसी व्यक्ति को दे रहा है और वो शक्तियां जो है लिमिटेड समय की होती हैं, यानी वो केवल शक्तियां दे रहा है और वो शक्तियां जो है उसमें कोई अधिकार, वो अधिकार दे रहा है कि आप मेरी जगह अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको उस प्रॉपर्टी का या उस अधिकार का मालिक नहीं बना रहा जी। वो आपको ये अधिकार नहीं दे रहा कि आज से आप उस प्रॉपर्टी के या उस अधिकार के या उस बैंक के या किसी भी और चीज के आज से आप मालिक कहे जाएंगे। उसने केवल आपको अधिकार दिया। जिस दिन प्रिंसिपल का जो अधिकार है वो अधिकार खत्म हो जाता है, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सपायर जो देने वाला है, पावर देने वाला है, वो खत्म एक्सपायर हो जाता है, यानी उस दिन के बाद से उसका मालिक जो है तो उसके लीगल हायर हो जाएंगे जी। कोई और व्यक्ति हो जाएगा, या वो किसी को बेच देता है तो जब वो बेच देता है प्रॉपर्टी तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसका अधिकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो पावर अटॉर्नी जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो उसको बेसिकली समझिए तो जब भी जो प्रिंसिपल है उसके अधिकार जब तक जीवित रहते हैं तब तक उसके वो पावर अटॉर्नी जीवित रहती है। या इसके अलावा वो मान लीजिए पावर अटॉर्नी उसने दी है और किसी वजह से वो पावर अटॉर्नी देने के बाद उसको रिवोक कर लेता है, उसको वापस ले लेता है, या जिस कारण के लिए उसने दी है वो कारण पूरा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पावर अटॉर्नी जो है वो उसके बाद निरस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जी ऋषिपाल जी, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, जैसे शब्द ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल का मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली पावर अटॉर्नी। जनरली पावर अटॉर्नी जैसे हमने बताया कि सामान्यतः पावर अटॉर्नी को, जनरल पावर अटॉर्नी को कम इस्तेमाल किया जाता है, किसी खास पर्पज के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है कि भाई अदरवाइज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो प्रिंसिपल व्यक्ति है यानी जिसका अधिकार है वो अपने अधिकारों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करे। वो किसी वजह से अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर पाता तो अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति को देता है। तो ऐसी स्थिति में जो लेकिन एक ऐसी पावर अटॉर्नी होती है जो मान लीजिए वो ड्यूरेबल है, वो बहुत समय तक चलने वाली है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अधिकार दे दिया, किसी क्या नाम है, मान लीजिए कोई जमीन पर अधिकार दे दिया कि ये अधिकार जो है, अधिकार की इसकी देखभाल जो आपको करनी पूरी जिंदगी करनी है, या प्रिंसिपल के बाद भी जो अगर वो आदमी कहता है कि मेरे बाद भी अगर किसी और मालिक बनेगा तो वो भी इस कंडीशन के साथ मालिक बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी देखभाल आप ही करते रहेंगे। तो ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी का मतलब बहुत समय तक चलने वाली है, और अगर प्रिंसिपल किसी वजह से नहीं भी रहता है तब भी वो पावर अटॉर्नी जो है उनको अधिकार बने जाते हैं। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लंबे समय तक चलना यही सबसे बड़ा सा गुण होता है। जी ऋषिपाल जी, क्या ऐसा भी होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो गलत इस्तेमाल पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?
देखिए, जब भी पावर अटॉर्नी का वक्त इस्तेमाल होता है, पावर अटॉर्नी का इस्तेमाल जब भी किया जाता है, बहुत बार कोर्ट के अंदर भी ऐसा होता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसने किसी अपने बच्चे को, बेटे को या किसी को पावर अटॉर्नी दी थी कि प्रॉपर्टी की आप इसको, मैं जनरल पावर अटॉर्नी आपको देता हूँ, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, या कोई भी केस वापस ले सकते हैं। और वो जो उनका एजेंट है, वो उसके हित का इस्तेमाल, हित का ध्यान ना रखकर अपने हित के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से, मेलेफिक इंटेंशन से कोई फैसला ले लेता है, या उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या किसी तरह के प्रिंसिपल को का जो हित है उसको, हित को साधने के लिए नहीं बल्कि उसको हित को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में जो पावर अटॉर्नी है वो अपने आप में जो है इनवैलिड हो जाती है, और उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि उस पावर अटॉर्नी को वापस ले ले। तो ये सारी ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति करता है, तो हम ये मान के चलते हैं पावर अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल होता है। और ऐसी स्थिति में जब होता है तो बहुत बार कोर्ट में एक जो डिक्लेरेशन के दावे पड़ते हैं कि भाई ये जो मैंने पावर अटॉर्नी दी थी, ये मैंने इस विश्वास के लिए दी थी कि इस प्रॉपर्टी का आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे और उन अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, या मैंने आपको सेटलमेंट का राइट दिया तो सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, या मैंने आपको बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करने का राइट दिया तो सही तरीके से करेंगे। लेकिन आपने उस अधिकारों को, की सीमा को लांघ दिया, और आपने अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए एजेंट ने उन अधिकारों को इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो सिविल कोर्ट जा सकता है, और उस एजेंट द्वारा किए गए जो निर्णय है उन निर्णयों को वापस करने का अधिकार भी ले सकता है, और उस एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी। ऋषिपाल जी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की जाए तो इसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ये जरूरी होता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, वो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए वक्ता, जब भी कोई भी ऐसा दस्तावेज जो दस्तावेज अधिकार पैदा करता है, जिसके अंदर आपके अधिकार भी पैदा होते हैं और आपकी जिम्मेदारी भी पैदा होती है, और उससे आप उन अधिकारों का इस्तेमाल करके आप जो कोई संपत्ति है या कोई और चीज है उसकी में बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस डॉक्यूमेंट का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होना हमेशा एक बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कभी ये चैलेंज करता है, या मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जो ये चैलेंज कर सकती है कि जो आप पावर अटॉर्नी हमारे सामने पेश कर रहे हो वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी उसको जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है उसको, उसका जो चैलेंज है वो बहुत इजीली हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, इवन कभी प्रिंसिपल जो चैलेंज कर सकता है कि भाई जो आपने पावर अटॉर्नी दी है वो पावर अटॉर्नी जो है वो गलत है, या मैंने साइन नहीं की है, ठीक है, या उसमें अधिकार उतने नहीं जो मैंने दिए है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है तो सब रजिस्ट्रार के पास जो उसकी कॉपी होती है वो अपने आप में अहम दस्तावेज होता है इस बात को साबित करने का कि वो पावर अटॉर्नी जो है वो रजिस्टर्ड सोर्स से हुई है, और उसका इस्तेमाल जो है वो कानूनी रूप से किया जा सकता है। और कोर्ट में अगर मान लीजिए कोई विवाद पैदा होता है तो एक एज ए एविडेंस उसको पेश किया जा सकता है। जी ऋषिपाल जी, अगर मान लीजिए कि भारत में कोई प्रॉपर्टी है और उसकी डील हमें करनी है, तो क्या ऐसा संभव है कि विदेश में वो पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार हो जाए, उसका रजिस्टर्ड वो कराई जा सकती है? इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल वक्ता, बिल्कुल कराई जा सकती है, ना केवल प्रॉपर्टी के मामलों में बल्कि फौजदारी मामलों के अंदर भी। दिल्ली हाईकोर्ट और बहुत सारे हाईकोर्ट के अंदर जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर भी कई सारी फैमिली जो है दिल्ली से, इंडिया से बाहर है, और वो लोग मान लीजिए चाहते हैं कि मैटर खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पावर अटॉर्नी को सेटलमेंट का जो राइट है उस राइट को भी अटॉर्न कर सकते हैं। अपनी जो काउंसिलेट में जाकर वो पावर अटॉर्नी, स्पेशल पावर अटॉर्नी जो है रजिस्टर करा सकते हैं, और उसकी जो कॉपी है वो फिर वो भारत भेज सकते हैं। उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए वैलिड रहेगा, और उसी आधार के ऊपर आप उस पावर अटॉर्नी को इस्तेमाल करके भारत के अंदर भी जो है प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी और अधिकार है उन अधिकारों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी ऋषिपाल जी, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग वित्तीय मामलों में किया जाता है? एजेंट प्रिंसिपल के बदले उनके सभी कानूनी वित्तीय लेन देन, दूसरे कार्यों के लिए फैसले लेना आम आदमी की जिंदगी में ये कैसे लागू होता दिखता है? देखिए वक्ता, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि ये जो बातें हैं एक आम आदमी के जीवन में तो तभी लागू होते हैं जब वो आम आदमी मान लीजिए किसी वजह से इनकैपेबल है, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, या मान लीजिए अपाहिज है, कोई और रीजन है। अधिकांश वित्तीय मामलों के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मान लीजिए जो
ओनर है, मालिक है, जो बहुत जी। बिजी है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिन हर मसलों को जो उसका प्रयोग करना, उनके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना, इवन चेक साइन करना, वो भी उनके लिए संभव नहीं होता। तो ऐसे स्थिति में वित्तीय मामलों में जो प्रिंसिपल होता है अपनी शक्तियों को किसी एक व्यक्ति के पास सौंप सकता है। वो जी। शक्तियां अनलिमिटेड भी हो सकती है, वो शक्तियां लिमिटेड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्रिंसिपल एक अपने जो उसका एजेंट है उसको ये अधिकार देता है कि 2 लाख रुपए तक के जितने चेक है वो आप मेरे बिहाफ पर आप साइन कर सकते हैं। तो वो एक लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी है। जी। अगर वो मान लीजिए अनलिमिटेड राइट देता है तो अनलिमिटेड जनरल पावर अटॉर्नी होती है। तो वित्तीय मामलों के अंदर तो बहुत सारी जो है जनरल पावर अटॉर्नी दी जाती है, और इसके अलावा बैंक अकाउंट्स है और बहुत सारे जो वित्तीय मामले हैं उनको वित्तीय मामलों में इस्तेमाल करने के लिए पावर अटॉर्नी का जो इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जो संबंध होते हैं, जो घरेलू संबंध होते हैं, उसमें जो बुजुर्ग लोग विशेष तौर पे होते हैं या मेडिकली इनकेपेबल होते हैं, वो भी अपने पावर्स को जो है वो किसी व्यक्ति को सौंप देते हैं और वो व्यक्ति उन वित्तीय मामलों का ध्यान रखता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एजेंट होता है वो उस एजेंट का यही काम होता है कि वो हमेशा जो प्रिंसिपल है उसके फायदे के लिए और उसके हित को ध्यान में रखते हुए उन सारे अधिकारों का इस्तेमाल करें। जी ऋषिपाल जी, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी अधिकार, अचल संपत्ति में रुचि या शीर्षक के संबंध में स्थानांतरण का एक साधन नहीं है। ये क्या था और इसे सरल भाषा में हमारे दर्शकों को आप समझा दीजिए। देखिए 2011 में जो एक लैंडमार्क जजमेंट जिसको हम सूरज लैंप जजमेंट के नाम से बहुत बार मेंशन करते हैं, उसमें इस बात की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, जो अधिकार आपको दिए गए हैं किसी खास पर्पज के लिए दिए गए हैं, अधिकारों को ट्रांसफर करना टाइटल का ट्रांसफर नहीं है जी। टाइटल ट्रांसफर करने के लिए आपको टाइटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी जैसे मान लीजिए सेल डीड है, ये सेल डीड होनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति की या किसी भी वस्तु की पावर ट्रांसफर कर सकता है, पर चाहे वो उसका एब्सोल्यूट ऑनर ना हो तब भी कर सकता है। जितने अधिकार उसके पास है, मान लीजिए 10 में से 5 अधिकार है, 4 अधिकार है, तो 4 अधिकार का भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट ऑनर होता है, जो पूरा मालिक होता है, वो जब संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं करता, वो सेल डीड करता है। यानी जब वो सेल कर देता है प्रॉपर्टी की तो कोई भी अधिकार नहीं रह जाता। एक बात। दूसरी बात जो है, वो जो सेल डीड होती है, उस सेल डीड का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। यानी प्रॉपर्टी का जब भी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे के नाम जो स्थानांतरित होगी तो वो सेल एग्रीमेंट बनेगा, जिसको हम बैनामा भी बोलते हैं एक आम भाषा में, या जिसको हम मान लीजिए सेल डीड बोलते हैं। और उसमें एक कम्प्लीटली जो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, जो हर स्टेट की अलग अलग होती है, वो स्टैम्प ड्यूटी होती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस दिए जाते हैं और उसी को हम मानते हैं कि उससे एक कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। और जब सेल डीड बन जाती है तो उसके बाद किसी और डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक व्यक्ति ने अगर प्रॉपर्टी को बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसे सारे के सारे अधिकार जो है वो ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं, पावर अटॉर्नी कुछ समय के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, किसी पर्पज के लिए होती है, या मान लें इन व्यक्ति इनकेपेबल होता है, तो उन दोनों डॉक्यूमेंट में फर्क है। उस जो जजमेंट है, उस जजमेंट में यही हवाला दिया गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी को आप संपत्ति के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल का चलन बहुत ज्यादा हमारे देश में है, उसको चलन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी को नहीं आइडेंटिफाई करता है, नहीं उसको पावर देता है। वो सेल डीड की बात करता है कि सेल डीड होनी चाहिए, कोई संपत्ति जो है, और उसका जो डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होनी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, और ना ही उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है जो ट्रांसफर फीस होती है। तो जब ये दोनों चीज नहीं होती तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्यूमेंट जो है टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, एक आखिरी सवाल का जवाब भी आपसे चाहेंगे कि सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दे भी दी जाती है तो क्या मामलों के प्रबंधन के अपने अधिकार समाप्त हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए किसी प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को अगर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है और वो एजेंट उनके बिहाफ पर काम कर रहा है, लेकिन जब भी प्रिंसिपल को लगता है कि उस एजेंट के अधिकारों को खत्म करना है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक कर सकता है, और वो रिवोक करने के बाद उस अधिकार को खुद इस्तेमाल कर सकता है।
लेकिन अगर मान लीजिए उन एक ही अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए वो खुद भी इस्तेमाल करना चाहता है उन अधिकारों को, और उन अधिकारों को वो अपनी जो अटॉर्नी होल्डर है उनको भी देना चाहता है, जी। तो ऐसी व्यवस्था बन भी सकती है और ऐसी व्यवस्था के अंदर वो रिवोक भी कर सकता है। अगर वो चाहता है, मान लीजिए उसका ट्रांजेक्शन है या उसका बैंक अकाउंट है, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, तो कुछ का इस्तेमाल वो खुद करना चाहता है, कुछ का प्रिंसिपल से करना चाहता है, तो ये उसके अपने निर्णय में डिपेंड करता है कि उसका और जो एजेंट है उसका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। लेकिन सामान्यता दिखाई जाती है या तो जो एजेंट होता है वही उन पावर का इस्तेमाल करता है या जो प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल करता है। और उसको लगता है कि अब ये समय आ गया कि उसको एजेंट से अधिकार वापस ले लेनी चाहिए, तो रिवोकेशन डीड बनती है और पावर अटॉर्नी रिवोक हो जाती है। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी हुई इतनी कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।